हाइड्रोजन एटम पर लेक्चर की ये दूसरी किस्त है। पिछले लेक्चर में हमने हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन की उस हालत पर गौर किया था जहां वो मरकज के गिर्द बराबर फैला हुआ है, गोया के स्फेरिकली सिमेट्रिक हालत में है। इस लेक्चर में हम दीगर हालतों पर गौर करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले हाइड्रोजन एटम के हैमिल्टोनियन की जरूरत होगी पोलर कोऑर्डिनेट्स में, और इसमें हम थीटा और फाई की टर्में शामिल करेंगे। क्योंकि हम तमाम एंगुलर मोमेंटम को शामिल करेंगे, इसलिए हमें जरूरत पड़ेगी 3 डायमेंशंस में एंगुलर मोमेंटम पर दोबारा गौर करने की। उसके बाद फिर हम श्रोडिंगर इक्वेशन का हैमिल्टोनियन लिखेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे, जहां से हमें सारी एनर्जीज और उनसे मुंसलिक आइगन फंक्शंस भी मिलेंगे। इसके बाद हम ये सवाल उठाएंगे कि आखिर जो हल हमने हासिल किया है उसका मतलब क्या और उसको बेहतर तौर पर समझा कैसे जा सकता। जो हम हाइड्रोजन एटम से सीखेंगे उसका इतलाक हम ऐसे एटम्स पर कर सकेंगे जिनमें कई इलेक्ट्रॉन हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन की सिर्फ उस हालत पर गौर किया था जहां वो मरकज के गिर्द बराबर फैला हुआ है। तो ये देखिए कि सबसे ज़्यादा वेव फंक्शन तो यहाँ पर पाया जाता है, फिर ये घटता जाता है, गोया के इलेक्ट्रॉन को पाने का इम्कान घटता चला जाता है जैसे जैसे आप मरकज से दूर होते जाते हैं। ये स्फेरिकली सिमेट्रिक सोल्यूशन है, मगर दीगर सोल्यूशंस भी हैं। मसलन ये L=1 ML=0 की हालत है। इसकी शक्ल कुछ यूं बनती है, यानी कि ये Z एक्सिस के गिर्द पाया जाता है, इसके गिर्द सिमेट्रिक है, और मरकज से दूर यहां पर और यहां पर होने का सबसे ज्यादा इम्कान है। इस बात को हम स्फेरिकल हार्मोनिक से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आपके सामने रखता हूं। यहां पर 2 एंगल हैं, थीटा जिसे पोलर एंगल कहा जाता है और फाई जिसे एजिम्यूथल एंगल कहा जाता है। फाई 0 से लेकर 2 पाई तक चलता है, जबकि थीटा सिर्फ 0 से लेकर पाई तक आता है, यानी कि इसकी ज्यादा से ज्यादा कीमत पाई है। इस वेक्टर r को हम x y z लिख सकते हैं या पोलर कोऑर्डिनेट्स में r थीटा फाई से पहचानते हैं। और जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, x को यूं लिखा जा सकता है r साइन थीटा कोसाइन फाई, जबकि y r साइन थीटा साइन फाई है और z r कोसाइन थीटा है। अगर आप x, y और z का मुरब्बा लें तो आपको r का मुरब्बा मिलेगा। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमें डेल स्क्वेयर्ड ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। डेल स्क्वेयर्ड को आप यूं लिख सकते हैं, ये x, y और z के पार्शियल डेरिवेटिव्स, बल्कि उनके सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव्स में लिखा गया है। लेकिन अब हमें x, y और z नहीं चाहिए, हमें अपने वेरिएबल्स तब्दील करने होंगे r, थीटा और फाई में। ये एक काम है जो थोड़ा सा वक्त तलब है। उसका जवाब ये बनता है, ये देख लीजिए कि इसके 2 हिस्से बनते हैं। एक जिसका ताल्लुक सिर्फ r के साथ है और r के डेरिवेटिव से है, तो ये d/dr किसी फंक्शन के ऊपर अमल करेगा और फिर आप इसको r के मुरब्बे से ज़र्ब देंगे और d/dr फिर इन दोनों के ऊपर अमल करेगा। इसके बाद फिर ये एक ऐसी टर्म है जिसमें r और थीटा हैं, तो डेरिवेटिव थीटा के हवाले से है यहां भी और यहां भी, जबकि यहां पर सिर्फ फाई के हवाले से डेरिवेटिव है। यहां भी 2 ताकतें हैं, 2 डेरिवेटिव हैं,
इधर भी दो डेरिवेटिव हैं और इधर भी दो डेरिवेटिव। तो ये डेल स्क्वेयर्ड की शक्ल बनती है पोलर कोऑर्डिनेट्स में या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। अब चलिए हम एल की तरफ चलते हैं। एल जो कि एंगुलर मोमेंटम है, तो एल दरअसल आर क्रॉस पी है, और अगर आप एल डॉट एल लें तो ये आर क्रॉस पी डॉट आर क्रॉस पी है। अब पी को आप जानते हैं कि एच बटा आई ग्रेडियंट के तौर पर लिखा जाता है, तो इस पी को आप एच बार ओवर आई ग्रेडियंट लिखें और इसी तरह से इस पी को यूं लिखें। अब यहां पर भी हमें बिल्कुल वही करना है जो हमने यहां पर किया, यानी कि आर की जगह पर एक्स वाई जेड लेना है, ये डॉट प्रोडक्ट हल करना है, और कुछ मेहनत के बाद ये साबित होगा कि एल डॉट एल इसके बराबर है। अब इस पे गौर कीजिए, ये एच बार और एच बार से यहाँ एच बार का मुरब्बा बना, इधर आयोटा और आयोटा का मुरब्बा बना, यानी कि -1, वो मनफी अलामत यहाँ आ गई। यहाँ ग्रेडियंट को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखना होगा, और इस मेहनत के बाद आप ये देखेंगे कि ये इस शक्ल में आता। चुनाचे ये एल डॉट एल आप देख सकते हैं कि इस हिस्से के बराबर है, यानी कि डेल स्क्वेयर्ड को अब एक मुख्तलिफ शक्ल दी गई है। एक तरफ तो सिर्फ ये है जो कि यहाँ पर मौजूद था, रेडियल हिस्सा, जबकि बाकी मानदा हिस्सा यानी कि ये हिस्सा यहाँ पर आ गया। तो इधर मनफी एल डॉट एल बटा एच बार आर का मुरब्बा। डेल स्क्वेयर्ड हमने इसलिए मालूम किया कि जब आप काइनेटिक एनर्जी हरकी तवानाई लिखते हैं तो वो P डॉट P बटा 2m है, और ये P H बार बटा I ग्रेडियंट के बराबर है। चुनाचे यहां पर डेल डॉट डेल आएगा, डेल स्क्वेयर्ड, जो कि ये बना तो H बार का मुरब्बा बटा 2m और डेल स्क्वेयर्ड। तो डेल स्क्वेयर्ड यहां पर मौजूद है। चुनाचे काइनेटिक एनर्जी अब इस शक्ल में आ गई, एक हिस्सा जो रेडियल कोऑर्डिनेट्स के ऊपर मुनहसर है, और दूसरा हिस्सा जिसमें आर सिर्फ इधर आता है, नीचे आता, और ऊपर एल ऑपरेटर का मुरब्बा है, एल डॉट एल, वो एल डॉट एल जो यहां पर है। अगर इलेक्ट्रॉन घूम नहीं रहा हो तो फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 होगा, इस टर्म को आप छोड़ सकेंगे। लेकिन यह सिर्फ एक खास हालत है जिसमें एल 0 होता है। अगर हमें हाइड्रोजन एटम का जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो हमें इस हिस्से को भी शामिल करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम हैमिल्टोनियन लिख लेते हैं। हैमिल्टोनियन के दो हिस्से बनते हैं, ये उसकी काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है। यहां पर मनफी अलामत इसलिए है कि प्रोटॉन मुस्बत बार रखता है जबकि इलेक्ट्रॉन मनफी बार रखता है। चुनाचे यहां पर इसका चार्ज और इसका चार्ज, ये दोनों को ज़र्ब दिया गया है और ये मनफी अलामत वहां से आई। इस P की जगह हम H बार बटा I ग्रेडियंट लगाएंगे तो फिर यहां पर डेल स्क्वेयर्ड ऑपरेटर आएगा, और डेल स्क्वेयर्ड तो हम अभी निकाल चुके हैं। इसमें L स्क्वेयर्ड बटा 2m R स्क्वेयर्ड का इजाफा हुआ है, यानी कि ये एंगुलर काइनेटिक एनर्जी है, वो हरकी तवानाई जो इलेक्ट्रॉन के मरकज के गिर्द घूमने से आती है। अब चलिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिख लेते हैं, और अब इसे हमें हल करना होगा। H ये है, और याद रहे कि इस L में डेरिवेटिव्स हैं,
थीटा और फाई के हवाले से। लिहाजा जो वेव फंक्शन होगा उसका इन्हिसार आर, थीटा और फाई पर होगा, यानी कि इस साई का इन्हिसार आर, थीटा और फाई पर है। अब हम साई को इस शक्ल में लिखेंगे, एक हिस्सा जिसका इन्हिसार सिर्फ आर के ऊपर है, पोजीशन आर के ऊपर है, और ये बड़ा आर कोई फंक्शन है। मैं इसको कोई और नाम दे सकता था, लेकिन आमतौर पर इसको बड़ा आर ही कहा जाता है। फिर यहां पर स्फेरिकल हार्मोनिक है जिसका इन्हिसार थीटा और फाई के ऊपर है। हम ये साबित करेंगे कि अगर साई को इस शक्ल में लिखा जाए तो हम इस इक्वेशन को हल कर सकेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपकी थोड़ी सी याद दहानी कराना चाहता हूं। YLM L डॉट L का आइगन फंक्शन है, यानी कि जब L डॉट L या L का मुरब्बा, ये ऑपरेटर है, Y पर अमल करता है तो उससे Y ही बरामद होता है और ये उसकी आइगन वैल्यू है। यहाँ L की कीमतें 0, 1, 2, 3 ही हो सकती हैं। 1/3, 1/4 या 1/2 मुमकिन नहीं। LZ भी जब इस पर अमल करता है यहां पर, तो उससे फिर हमें ML मिलता है, बल्कि H बार ML मिलता है, और ML की कीमतें -L से +L तक चलती हैं। तो अगर L 1 हो तो ये -1, 0 और 1 होगा। अब ये देखें कि हैमिल्टोनियन में L का मुरब्बा आता है, और यही L का मुरब्बा जब Y पर अमल करेगा, वो Y जो यहां पर है, तो उससे फिर Y ही बरामद होगा। अब मैं इस फंक्शन R, बड़ा R को एक मुख्तलिफ शक्ल में लिखूंगा। ऐसा करना हरगिज ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर R को यूं लिखा गया, U ऑफ R बटा R, तो इसके फायदे बहुत हैं। ये बात यहां से जाहिर होती है कि जब हम इसको इधर डालते हैं तो इधर U ऑफ R ओवर R आता है, और जब इसे डिफरेंशिएट किया जाता है, मतलब ये कि जब ये ऑपरेटर इस पर अमल करता है, तो एक बहुत ही सादा शक्ल सामने आती है जो ये है आपके सामने। पिछले लेक्चर में हमने L को 0 लिया था, गोया कि ये टर्म वहां पर मौजूद नहीं थी और सिर्फ ये और ये टर्में थीं। अब हमने एंगुलर मोमेंटम भी शामिल किया है। तो अब ये बात समझ में आती है कि साई को आखिर इस शक्ल में क्यों लिखा गया। ये जो L इंटू L+1 है वो यहां से आया और YLM बाहर आ जाता है, यहां भी है और यहां भी है। चुनाचे हम इस YLM को इस YLM से काट सकते हैं। यहां पर U प्राइम का मतलब है du/dr और U डबल प्राइम का मतलब है कि डिफरेंशिएशन 2 बार की गई है। अब इस इक्वेशन को लीजिए, इसको बड़ी आसानी से साफ किया जा सकता है। यहां 2m बटा h बार ताकत 2 से अगर ज़र्ब दिया जाए तो फिर इस टर्म से सिर्फ U डबल प्राइम बचता है। यहां पर -L इंटू L+1 बटा R का मुरब्बा U, और इधर ये देखें कि ये मनफी अलामत अब मुस्बत हो गई। अब ये शक्ल बेहतर है, लेकिन इसको और बेहतर किया जा सकता है अगर हम R को A0x लिखें। यहां पर A0 बोर रेडियस है, और चूंकि ये लंबाई के डायमेंशंस रखता है, इसीलिए X बिना डायमेंशन है, डायमेंशन लेस है। A0 तो आपको याद होगा, बोर रेडियस। तो जब हम R को यहां पर डालते हैं तो एक बहुत ही सादा शक्ल हमारे सामने आती है, और इस को हम फिर हल करेंगे। यहां पर
एप्सिलॉन डायमेंशनलेस एनर्जी है। आर, ये जो बड़ा आर है, इसको आप इस आर के साथ ना कंफ्यूज करें, ये रिडबर्ग कहलाता है और रिडबर्ग की कीमत E²/2a0 है। इसकी कीमत 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है हाइड्रोजन एटम के लिए। अब हम अपनी तवज्जो इस इक्वेशन के ऊपर मरकूज करेंगे। वैसे तो मैं इसका मुकम्मल हल नहीं निकालूंगा क्योंकि वो ज़्यादा वक्त तलब है, लेकिन जो इसके खदोखाल है, जो अहम बातें हैं, वो मैं ज़रूर बयान करूंगा। यहां पर मैंने वही इक्वेशन दोबारा लिखी है। अब हम इसके एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन निकालेंगे। मतलब ये कि जब x इंतहा पे पहुंचता है, इंतहा से मतलब ये कि या तो x बहुत बड़ा हो जाए या बहुत छोटा हो जाए। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि जब x बहुत बड़ा हो जाता है तो इस इक्वेशन को हम कैसे हल करते हैं। जब x बहुत बड़ा होगा तो हम L × L+1/x² को छोड़ सकते हैं और इसी तरह 2/x को छोड़ सकते हैं। सिर्फ ये टर्म रहती है। याद रहे कि एप्सिलॉन एक कांस्टेंट है, इसका इन्हिसार x के ऊपर नहीं है। चुनाचे ये इक्वेशन फिर बन गई d2u dx² बराबर एप्सिलॉन u। और इसको हल करना तो बहुत ही आसान काम है। इसका एक सॉल्यूशन ये है, u ऑफ x जो e ताकत -√⁻⁴ x है। अगर आप इसको 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करें तो 2 दफ़ा -√⁻⁴ नीचे उतरेगा, जिसके माने ये कि ये इसे हल करता है। आप ज़रूर ये भी पूछ सकते हैं कि अगर यहाँ पर मनफी अलामत नहीं मुस्बत अलामत होती तो फिर क्या होता? क्या ये इस इक्वेशन का हल होता? जवाब है कि हाँ, ज़रूर होता। लेकिन अगर यहाँ पर मुस्बत होता तो x जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे u भी बढ़ता जाएगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, और उसके माने ये होंगे कि ये वेव फंक्शन इन्फिनिटी तक पहुंचेगा। ये हमारे लिए नाकाबिल कबूल है क्योंकि हर वेव फंक्शन को नॉर्मलाइजेबल होना चाहिए। अब x की कीमत हम 0 के नजदीक करेंगे। उसके माने ये कि ये टर्म L × L+1/x² बहुत बड़ी होगी इसके मुकाबले में और इसके मुकाबले में। अब उस सूरत में इस इक्वेशन में हमें सिर्फ ये पहली 2 टर्में रखनी होंगी, बशर्ते कि L 0 ना हो। हां, अगर यहां पर L 0 है तो फिर इस इक्वेशन को तो हम पिछले लेक्चर में हल कर चुके हैं जहां ये टर्म नहीं थी। इसको हल करने की खातिर हम u ऑफ x को x ताकत अल्फा लिखेंगे। अगर अल्फा की कोई कीमत हम मालूम कर सके तो उसके माने ये होंगे कि इस इक्वेशन का हल निकालने में हम कामयाब हुए। चलिए देखते हैं। अगर u को यहां डाला जाए, 2 दफा डिफरेंशिएट करने से ये अल्फा × α-1 आता है और x की ताकत 2 कम हो जाती है, α-2। इस टर्म को वैसे ही लिखा गया है, बस u को x ताकत अल्फा लिखा है। अब इसको हम थोड़ा सा साफ कर लेंगे। यहां अल्फा × α-1 आ गया और यहां से -L × L+1 आया। अब इसका हल वाज़े है कि या तो अल्फा -L होगा, इसको डालकर देखें तो यहां पर -L, -L, -1 जो कि इसके साथ कट जाएगा, या फिर अल्फा बराबर हो सकता है L+1 के। इसको आप डालें L+1 तो यहां पर L आ जाएगा, यहां पर L+1 और ये इसके साथ कट जाएगा। चुनाचे 2 मुमकिना हल हमारे सामने आते हैं। अव्वल ये कि u ऑफ x ताकत -L है, यानी कि अल्फा -L है, जिसके माने ये हुए कि जैसे जैसे x
छोटा होता जाएगा वैसे वैसे u ऑफ x इन्फिनिटी पर पहुंचेगा, और हमारे लिए ये काबिल कबूल नहीं है क्योंकि वेव फंक्शन को आखिर नॉर्मलाइजेबल होना चाहिए। दूसरी सूरत ये बनती है कि u ऑफ x ताकत l जमा 1 हो। अब l क्योंकि 1, 2, 3, 4 वगैरह हो सकता है, इसके माने ये कि जैसे जैसे x छोटा होता जाएगा वैसे वैसे u ऑफ x घटता चला जाएगा। अब हमने ये जान लिया कि जब x बहुत बड़ा होता है तो u ऑफ x की ये शक्ल होती है, और जब बहुत छोटा होता है तो उसकी शक्ल ये बनती है। अगरचे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बआसानी हल किया जा सकता है x की हर कीमत के लिए, खा वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो या दरमियान की हो, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं होगा। मैं सिर्फ चंद रेडियल वेव फंक्शंस आपके सामने पेश करूंगा। तो जब ये इक्वेशन हल होती है, यहाँ से हमें u मिलता है, u से हम r बना सकते हैं। याद रहे कि r u बटा r है, और इसके साथ अब ये दो इंडिसेस लग गए हैं n और l, इसलिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर l तो पहले से मौजूद था, यानी कि u की मुख्तलिफ कीमतें होंगी अगर l की मुख्तलिफ कीमतें हों। और फिर इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन नहीं, अनगिनत सॉल्यूशंस हैं। तो चलिए अगर हम l को शुरू में 0 कर दें तो हल ये निकलता है R10, यानी कि पहला सॉल्यूशन ये है जो आप पहले देख भी चुके हैं पिछले लेक्चर में। एक सॉल्यूशन उसके बाद ये निकलता है, फिर ये निकलता, उसके बाद ये, और हर सॉल्यूशन के साथ एक एनर्जी वाबस्ता है। तो ये n = 1, n = 2, n = 3, n = 4 है, और एनर्जी की कीमतें इसके हिसाब से बदलती जाती हैं। तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा n ताकत 2 है। जब n इन्फिनिटी पे पहुंचेगा तो ये एनर्जी 0 पर पहुंचेगी, यानी कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी तक। अब चलिए हम इसको देखते हैं। साई जो RnLYlm है, मैं l = 0 की तो बात कर ही चुका हूं, लेकिन अब l = 1 का सॉल्यूशन ये निकलता है। अब देखें कि n जब 2 होता है तो l 1 और 0 हो सकता है। इन जनरल l की कीमत 0, 1, 2, 3 वगैरह तक होती है, और n से 1 कम। तो मिसाल के तौर पर यहाँ n की कीमत 4 है, 4, 4, 4, 4। l चलता है 0, 1, 2, 3 तक। यहाँ पर n की कीमत 3 है, l चलता है 0, 1, 2 तक, और यहाँ 0, 1 तक। जब n 1 होता है तो l की सिर्फ एक ही कीमत हो सकती है, 0। इन वेव फंक्शंस की शक्ल देखते हैं। तो R10 जो e ताकत -x है, याद रहे कि x बराबर r बटा a है, ये वेव फंक्शन r के साथ या x के साथ बस घटता जाता है और फिर इन्फिनिटी पर 0 हो जाता है। इसके बरक्स R20 को देखें तो ये पहले घटता है और फिर दोबारा बढ़ता है और बिलाखिर इन्फिनिटी पर 0 होता है। ये R30 है जिसे यहां पर प्लॉट किया गया है। इसके 2 नोड हैं, एक यहां पर और एक यहां पर, जबकि R20 का सिर्फ एक नोड है और R10 का कोई नोड नहीं है। ये सारे वेव फंक्शंस L = 0 के थे। अगर हम L = 1 का देखें, L = 1 को हम P कहते हैं,
तो R2P आप देख सकते हैं कि यहां पर R ई ताकत -R है, यानी कि R = 0 पर यह 0 होगा और फिर यह अपनी इंतहा पर पहुंचेगा और फिर घटता जाएगा। इसमें कोई नोड नहीं है। लेकिन R31 में एक नोड है, तो जब R 6a के बराबर होगा तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, यानी कि यहां पर 0 होगा। इसी तरह हम R32 प्लॉट कर सकते या R43, जो मैंने यहां पर प्लॉट नहीं किया है। अब स्फेरिकल हार्मोनिक्स पर दोबारा गौर करते हैं। L = 0 पर y का एंगल पर कोई इन्हिसार नहीं है, गोया कि ये स्फेरिकली सिमेट्रिक है, और इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन मरकज से हर एंगल पर बराबर प्रोबेबिलिटी से पाया जाएगा। लेकिन L = 1 देखें तो यहां पर साइन थीटा है, y11 साइन थीटा है। y1 -1 में फर्क सिर्फ ये होगा कि ये ई ताकत -i/φ होगा, लेकिन इसका मुरब्बा साइन स्क्वेयर्ड थीटा है, इसका मुरब्बा कॉस स्क्वेयर्ड थीटा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को मुख्तलिफ थीटास पर पाने की प्रोबेबिलिटी मुख्तलिफ होगी। L = 2 की शक्ल इससे कुछ ज्यादा पेचीदा है। यहां पर साइन स्क्वेयर्ड थीटा है, यहां साइन थीटा कॉस थीटा है, और यहां ये 3 कोसाइन स्क्वेयर्ड थीटा -1 है। अगर हम इनके पोलर प्लॉट्स बनाएं तो वो कुछ यूं बनते हैं। L = 0 के लिए हर एंगल पर प्रोबेबिलिटी बराबर है, लेकिन L = 1 के लिए, यानी कि ML = -1 0 +1, वहां पर ये 3 मुख्तलिफ शक्लें बनती हैं। L = 2 के लिए 5 शक्लें बनती हैं। तो ये ML बराबर -2 है, -1 0 1 2। इनको इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स कहते हैं। यहां आप ये देखते हैं कि 5 मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, यानी कि श्रोडिंगर इक्वेशन के 5 मुख्तलिफ सॉल्यूशंस हैं L = 2 के लिए, जबकि L = 1 के लिए 3 है, L = 0 के लिए सिर्फ 1 है। हाइड्रोजन एटम की एनर्जी का इन्हिसार सिर्फ n के ऊपर है। अगर n 1 हो तो हम कहते हैं कि ये पहले ऑर्बिटल में है, 2 हो तो हम कहते हैं कि दूसरे ऑर्बिटल में है, वगैरह। और उस ऑर्बिटल की एनर्जी इसके बराबर है -13.6 बटा n का मुरब्बा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये बात मैं पहले कह चुका हूं, मगर इसको दोहराना है इसलिए कि अब नए तस्वुरात आपके सामने आएंगे। हम शेल कहते हैं तमाम ऑर्बिटल्स को जिनकी एक ही n की कीमत है, और इसके अलावा सब शेल होता है, उसको हम पहचानते हैं n और l दोनों की कीमतों से। एक ऑर्बिटल मुकम्मल तौर पर 3 क्वांटम नंबर से पहचाना जाता है, n l और ml। तो ml चलता है -L से लेकर +L तक। n से l की कीमत तय होती है, यानी कि l 0 1 2 3 n -1 तक चलता है। इस बात को मैं यहां पर दोहराऊंगा। तो यहां पर n 1 है, जिसका मतलब ये कि l की ज्यादा से ज्यादा कीमत 0 हो सकती है। इसे हम s शेल कहते हैं या s सब शेल। तो यहां पर एक ही स्टेट है 1s। n = 2 पर चलें तो l 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। L = 0 को हम पहले कह चुके हैं s, L = 1 को हम p कहते हैं, और यहां ml यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 से +1 तक चलता। n बराबर 3 के लिए l 0 1 या 2 हो सकता है। L = 2 को एटॉमिक फिजिक्स की जबान में d
शेल कहा जाता है या डी सब शेल कहा जाता है, और ml की यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की कीमतें -2, -1, 0, +1, -2 तक होती है। अब हाइड्रोजन एटम से हम आगे निकलते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स पर। यहां एक मरकज है जिसके अंदर प्रोटॉन है, मुस्बत बाड़ रखता है, इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, और यहां वैसी इक्वेशन होगी, अलबत्ता यहां पर वो इक्वेशन ज्यादा पेचीदा होगी, क्योंकि न सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन को ये मरकज खींचेगा, लेकिन ये जो दूसरे इलेक्ट्रॉन हैं वो दूर धकेलेंगे। अलबत्ता जो कुव्वत इनके दरमियान है वो निस्बतन कम होती है इसके मुकाबले में, यानी मरकज और इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम को समझने के लिए हमें सबसे पहले स्पिन पर गौर करना होगा और उससे मुंसलिक पॉली प्रिंसिपल। तो जैसा कि आप जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को हम यूं तस्वुर करते हैं कि ये एक चार्ज का गोला है जो घूमता है, और इसकी वजह से इसका एक मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है जिसे म्यू कहा जाता है। पॉली प्रिंसिपल का कहना है कि हम ज्यादा से ज्यादा एक इलेक्ट्रॉन किसी एक स्टेट में डाल सकते हैं। इसमें आप दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी सूरत में डाल सकते हैं अगर उसका स्पिन मुखालिफ सिमत में हो। तो हीलियम एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मरकज के गिर्द घूमते हैं 1s ऑर्बिटल में। एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन इस तरफ है और दूसरा मुखालिफ सिमत में है। यह बात तमाम ऑर्बिटल्स पर सादिक आती है। तो यहां पर 1s है, 2s, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो दूसरा नीचे है। अब 2p में ml -1, 0, +1 हो सकता है, लेकिन उस मैग्नेटिक स्टेट में भी एक ऊपर होगा, एक नीचे, ऊपर नीचे वगैरह। और अगर आप D लें तो D के 5 होते हैं, -2, -1, 0, 1, 2, और हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ होगा, दूसरा नीचे। तो चलिए अब हम हिसाब लगाते हैं कि हम एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो फर्ज कीजिए कि यह कोई न्यूक्लियस है, इसके 1s ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन डल सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे। अब हम n = 2 पर चलते हैं, तो n = 2 में या तो 2s हो सकता है या 2p। इसके अंदर 2 भरे जा सकते हैं, इसमें 2, 2, 2, यानी कि कुल यहां से लेकर यहां तक 8। इसीलिए हम ये कहते हैं कि दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। अब चलिए हम n = 3 पर आते हैं। तो n = 3 पर 3s, 3p और 3d हो सकता है। याद रहे कि p के माने हैं l = 1 और d के माने हैं l = 2। तो यहां पर 2 आ गए, यहां पर 2, 2, 2, कुल 8 हो गए इसके। और यहां पर 2, 2, 2, 2, 5 × 2 10। तो 10 जमा 8 यानी कि तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अगरचे इलेक्ट्रॉन्स के वेव फंक्शन की शक्ल सूरत खासी पेचीदा होती है, मगर इस सादा तस्वीर से हम कितनी आसानी से ये समझ चुके हैं कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 18 है, वगैरह वगैरह। कीमियावी मादों को समझने के लिए इस किस्म की सादा तस्वीर बहुत काम आती हैं।